हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज ये जो वीडियो होने वाली है वो हमारी हिंदी भाषा की जो वर्ड है और भाषा है उस चैप्टर से होने वाली है। ये 5th 6th 7th 8th क्लास की NCERT बेस्ड हमारी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी होंगे। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके में हमने भाषा के रूप में हिंदी को सेलेक्ट किया है तो उसमें से हमें कई सारे क्वेश्चंस वही के वही देखने को मिलेंगे जो कई बार हमारे क्वेश्चंस में रिपीट हुए होते हैं। तो इन जितने भी क्वेश्चंस को हैं उनको हम थ्योरी के साथ में और MCQs के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी हिंदी या SST या CDP से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे अगर जो कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए करते हैं इसकी स्टार्टिंग। भाषा क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा होती क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर के हम ग्रहण उनको समझते हैं। जो भाषा है वो केवल मनुष्यों के बीच में ही उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी भी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। तो आइए जानते हैं कुछ विद्वानों की शब्दों में उनका क्या मानना है कि भाषा क्या है, किस तरीके से होनी चाहिए। तो जो विद्वान है उनका मानना है कि जो भाषा है वो एक अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा ध्वनियाँ यानी भाषा जो है वो ध्वनियों पर आधारित होती है। एक प्रतीकात्मक प्रणाली है, यह सामाजिक होती है यानी समाज में विकसित होती है। नेक्स्ट है भाषा की विशेषताएं। तो सामाजिकता यानी भाषा के गुण होता है सामाजिकता, यानी भाषा को हम समाज में रह कर के सीखते हैं। जब भी हम जितना समाज के साथ में इंटरेक्ट होते हैं उतना ज़्यादा उस भाषा को हम अपने अंदर समाहित करते जाते हैं। तो उसमें सामाजिकता का गुण है। परिवर्तनशीलता यानी समय समय के साथ में इसमें परिवर्तनशीलता भी देखने को मिलती है। जब जैसे जैसे स्थानों पे हम आगे आगे बढ़ते हैं भाषा में हमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं। और हम लोगों के साथ में जब कांटेक्ट में आते हैं उन चेंजेस को अपने अंदर भी धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा प्रतीकात्मकता। इसके अंदर प्रतीकात्मकता का भी गुण है, यानी सभी प्रतीकों के माध्यम से ये कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा मनमानी। भाषा के अंदर मनमाना रूप भी पाया जाता है। मनमानी गुण का मतलब है हम जैसे चाहे वैसे अपने भाषा का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा किसी भी एक शब्द का अर्थ मेरी नॉलेज में अलग हो सकता है, आपकी नॉलेज में अलग हो सकता है। जैसे मेरे लिए सूर्य का मतलब है किसी का नाम सूरज, है ना। आपके लिए हो सकता है सूरज से मतलब वो सूरज जो हमें रोशनी देता है। मेरे लिए शशि से मतलब हो सकता है चंद्रमा। आपके लिए हो सकता है शशि का नाम किसी लड़की का संदर्भ में हो या लड़के के संदर्भ में हो। इसी प्रकार आम का मतलब हो सकता है कि आपके लिए किसी फल से के संदर्भ में हो। मेरे लिए हो सकता है कि मैं उस आम शब्द का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा सामान्य शब्द के आधार पर कर रही हूँ। तो इसीलिए जो भाषा है उसका रूप मनमाना भी होता है। नेक्स्ट है संरचनात्मकता। भाषा का अपना नियम होता है, अपना जो नियम है, प्रकार है उसके। तो ये जो प्रकार है वो किसके आधार पर होंगे, अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर है। ये कैसी होती है, मौखिक भाषा होती है जो किसके माध्यम से बोली और सुनी जाती है। जैसे बातचीत है, अभी मेरे द्वारा जो आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक कहीं ना कहीं हमारा मौखिक भाषा का रूप है। इसके बावजूद इसके एक और गुण होता है तुरंत प्रतिक्रिया, यानी इसमें जो भी कुछ कहा जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया भी हमें तुरंत मिल जाती है। जवाब हमें इसका तुरंत मिलता है। इसका जो जवाब है वो बहुत स्वाभाविक है, आसानी से उसको सीखा और समझा जा सकता है। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, ये एक ऐसी भाषा है जिसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति है वो लिखने के माध्यम से होती है। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तकें हैं, पत्र है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि इसमें जो गुण है वो स्थायित्व का होता है, यानी इसका जो प्रारूप है वो स्थायीपन का है। एक बार जिस भाषा के रूप में हमने लिख दिया वह लंबे समय तक उसी रूप में स्थिर रहता है, उसको बदला नहीं जा सकता। जबकि मौखिक भाषा का रूप था, अभी मैंने कुछ और बोला है, 2 मिनट बाद मैंने कुछ और बोल दिया, तुरंत बात को बदला जा सकता था।
परिवर्तित रूप था, लेकिन स्थायी भाषा के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट विशेषता की ओर। क्या है? संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब होता है यानी एक ऐसी भाषा जो जन्म से हम सीख रहे हैं, यानी एक ऐसी भाषा जहाँ बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है अपने माता पिता, अपने समाज, अपने नाते रिश्तेदार, इनके साथ में रह करके सीखता है। तो मातृभाषा से संबंध हमारा उस भाषा से है जो बच्चा जन्म से अपने माता पिता के साथ में सीख रहा होता है। तो जैसे किसी बच्चे का जन्म है, अगर किसी हिंदी प्रांत में हुआ है तो वो हिंदी भाषा को सीख रहा होगा अपने परिवार में। किसी का पंजाब में हुआ है तो पंजाबी बोल रहा है। किसी का गुजरात में जन्म हुआ है बच्चे का तो वो गुजराती सबसे पहले सीखता है। तो यानी बच्चे के परिवार में जिस भाषा को बोला जाता है बच्चा उस भाषा को सबसे पहले सीखता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा का मतलब है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब है बच्चे ने प्राथमिक भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा को सीखा। उसके बाद जब बच्चा घर के बाहर जा कर के माहौल में इन्वॉल्व हुआ, स्कूल विद्यालय वगैरह में पहुंचा, कॉलेजों में पहुंचा, वहाँ जा कर के बच्चा दूसरी भाषा को भी सृजित कर लेता है। जैसे एक हिंदी भाषी जो बच्चा है वो हो सकता है अंग्रेजी भाषा को भी बहुत अच्छे से अर्जित करता हो। नेक्स्ट है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा के रूप में जैसे अपने भारत है, भारत के अंदर विदेशी भाषा के रूप में फ्रेंच है, जर्मनी है, अंग्रेज़ी है, इन कई भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम एक समय में कई भाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं, कई भाषाओं को सीख सकते हैं। वैसे फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है कोई ऐसी भाषा जो उस देश की नहीं है, किसी और देश की है और उसे उस देश के वासियों के माध्यम से बोला जा रहा है। प्रयोग के आधार पर भाषा का जो होगा अर्थ वो क्या होगा? औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिकताएं। औपचारिकताओं से तात्पर्य हमारा उस भाषा से होता है जहाँ हमें किसी भी बात को बोलने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं और इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं तो उसके समय पे हमारी कुछ औपचारिकताएं, जैसे अंदर आने के लिए सबसे पहले अनुमति लेना, ठीक है, बैठने के लिए अनुमति लेना, संबोधित शब्द बोलना, है ना, या फिर जब भी हम किसी एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं तो पेपर लिख रहे हैं, पेपर लिखते समय पे कुछ औपचारिकताएं होती हैं, नियम होती हैं, उनको फॉलो करना। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। शुद्ध भाषा का ज्ञान होता है औपचारिक रूप में, लेख और परीक्षा। अनौपचारिक भाषा से तात्पर्य हमारा उस भाषा से है जहाँ हमें किसी भी प्रकार के नियमों के साथ में बंधना नहीं होता। जैसे बच्चा अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर परिवार वालों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, पास पड़ोस के साथ में ज़रूरी नहीं है कि हर समय पर औपचारिकता का प्रयोग करें। नेक्स्ट है संकेत के आधार पर। संकेत के आधार पर जो भाषा है सांकेतिक रूप, यानी इशारों के माध्यम से किसी भी बात को समझाना। साइन बोर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं तो हमें कोई बोल नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम उस साइंस को देख करके समझ जाते हैं कि अभी हमें रुकना है, रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट यानी हमें चलना है, येलो लाइट हो रही है यानी हमें चलने के लिए रेडी होना है। तो इस तरीके से कई बार है वो साइन के माध्यम से भी हम चीज़ों को सीखते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा के रूप में हम उन लोगों के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे मूक बधिर, जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा से तात्पर्य हमारा उस भाषा से है जिसमें कई बार हम किसी के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन इशारों के माध्यम से ही अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। जैसे आँखों के माध्यम से इशारा करना, अपने फेस के एक्सप्रेशन के माध्यम से इशारा करना, तो मुस्कुराना, सिर हिलाना, है ना। तो इस तरीके की जो भी भाषाएं हैं वो सभी हमारी शारीरिक भाषाएं कहलाएंगे। भाषा का महत्व यानी विचार व्यक्त करने का माध्यम है ये। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, अगर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है तो हमें भाषा की आवश्यकता होगी। शिक्षा का आधार है। अगर शिक्षा व्यक्ति को चाहिए तो वो भी किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जा सकती है। संस्कृति का संरक्षण, भाषा के माध्यम से हमारी संस्कृतियों का भी संरक्षण हो रहा है। जैसे संस्कृत भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है, अन्य कई भाषाएं, वेद हैं, वो सभी हमारी भाषा की वजह से ही आज के समय पर डेवलप हो सके हैं। समाज को जोड़ने का कार्य करती है। तो समाज भी हमारा कहीं ना कहीं इंटरेक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी, भाषा नहीं होगी, तब तक लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे? भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। प्रमुख प्रकार क्या है? मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक, यानी 3 रूप होते हैं भाषा की। विशेषताएं,
कौन कौन सी गुण है इसमें? सामाजिकता है, परिवर्तनशीलता है, प्रतीकात्मकता है ना। मातृभाषा और द्वितीय भाषा में अंतर है, तो उसको याद रखने के लिए क्या है, मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जो बच्चा अपने परिवार से सीख रहा है, और द्वितीय भाषा के रूप में बच्चा अन्य भाषा को सीखता है। जैसे अभी हमने सीखा था कि गुजरात का बच्चा है गुजराती मातृभाषा के रूप में बोलता है, वहीं विद्यालय या अन्य अपने किसी माध्यम से वो अन्य भाषा के रूप में अंग्रेज़ी, हिंदी, फारसी किसी भी भाषा को अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा भाषा क्या है। तो भाषा यहाँ से हम करने वाले हैं जितने भी होंगे MCQs। तो भाषा क्या है? भाषा केवल लिखने का माध्यम है नहीं, केवल बोलने का माध्यम है नहीं, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। तो ये सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट है भाषा का मुख्य तत्व क्या होता है। भाषा का जो मुख्य तत्व होगा वो क्या होगा? मुख्य तत्व है भाषा का गुण यानी ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कौन सी विशेषता इसे समाज से जोड़ती है। तो भाषा की जो विशेषता जोड़ती है वो है उसकी सामाजिकता। सामाजिकता है वो व्यक्ति को भाषा से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, भाषा समय के साथ बदलती है, किस विशेषता को दर्शाता है। भाषा समय के साथ बदलती है, यह परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौखिक भाषा का उदाहरण क्या है। मौखिक भाषा का जो उदाहरण होने वाला है वो है हमारा बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित भाषा की विशेषता क्या है। लिखित भाषा की विशेषता है स्थायित्व होना, यानी ये स्थायी होती है, परिवर्तनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें बच्चे ने जन्म से ही जिसको सीखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय भाषा का उदाहरण क्या है। तो द्वितीय भाषा के रूप में जैसे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक भाषाओं कहाँ प्रयोग होती हैं। तो औपचारिक भाषाएं हैं वो जैसे आपका परीक्षा के दौरान होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कहाँ होगा। अनौपचारिक भाषा का प्रयोग हमारे दोस्तों के बीच में होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का प्रतीकात्मक होना क्या दर्शाता है। तो भाषा का प्रतीकात्मक होना, शब्द प्रतीकों के रूप में काम करते हैं। अब ये वन लाइनर आने वाले हैं। संकेत भाषा का उपयोग कौन करता है। मूक और बधिर लोगों के द्वारा संकेत भाषा का प्रयोग होता है। भाषा का कौन सा प्रकार स्थायी होता है। भाषा का जो स्थायी रूप है वो है लिखित। भाषा की मनमानी विशेषता का अर्थ क्या है, यानी हम जैसे चाहें शब्द का अर्थ अपने अकॉर्डिंग, शब्द और अर्थ का सीधा संबंध नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है जो शब्द कहा जा रहा है दोनों के लिए उसका अर्थ सेम हो। यानी दो कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट के लिए एक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। शरीर की भाषा का उदाहरण क्या है। मुस्कुराना या फिर आपका आंखें बंद करके पलकें झपकाना, हंसना, रोना या सिर हिलाना, कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। भाषा किसका माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम है। भाषा की संरचनात्मकता किससे जुड़ी है। व्याकरण से जुड़ी हुई है। भाषा का विकास किससे होता है। समाज से होता है। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है। विचार व्यक्त करना। मौखिक भाषा की विशेषता क्या है। तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। भाषा का कौन सा रूप पहले विकसित होता है। मौखिक भाषा का। भाषा का कौन सा प्रकार अधिक स्थायी होता है। लिखित। भाषा की सामाजिक प्रकृति किसको दर्शाती है। समाज में सीखना। भाषा के नियमों से संचालित होती है, के नियमों से संचालित होती है, ये क्या है। संरचनात्मकता। भाषा का संबंध किससे है। संचार से। भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है। विचार व्यक्त करने के लिए। कौन सी भाषा सबसे पहले सीखी जाती है। मातृभाषा। औपचारिक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है। विद्यालय में। अनौपचारिक भाषा कैसे सीखी जाती है। ये सरल होती है। कैसी होती है। संकेत भाषा का आधार क्या है। संकेत यानी संकेतों के माध्यम से बात करना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। भाषा किसका साधन है। अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा का कौन सा रूप सुनाई देता है। मौखिक रूप सुनाई देता है। भाषा का कौन सा रूप दिखाई देता है। लिखित रूप दिखाई देता है। भाषा किसका माध्यम है। संचार का माध्यम है। भाषा का विकास कहाँ होता है। समाज में होता है। भाषा की परिवर्तनशीलता किसे दर्शाती है। समाज को साथ बदलाव को दर्शाती है। भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है, यानी संप्रेषण के लिए। भाषा की प्रकृति कैसी होती है, यानी सामाजिक होती है। भाषा किसका प्रतीक है, तो भाषा विचार का प्रतीक है। इसके बाद में अभी हमारे मिक्स क्वेश्चंस का मतलब है, कहीं हमारे वन लाइनर होंगे, कहीं कहीं पर MCQ आपको देखने को मिलेंगे। भाषा का मूल उद्देश्य क्या है, संचार करना, संचार का प्रसार करना। भाषा
के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा की कमी क्या है? इसमें स्थायित्व तो नहीं होता। लिखित भाषा की कमी क्या है? इसमें तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिलती, यानी तुरंत जवाब नहीं मिलता। भाषा का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है, इसके सीमित क्षेत्र हैं, है ना, सीमित उद्देश्य है। भाषा का संबंध किस विषय से है? तो भाषा का जो संबंध है वो है मनोविज्ञान से। भाषा किससे सीखी जाती है? भाषा को वातावरण से सीखा जाता है, यानी जितना ज़्यादा हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही हमारी भाषा पर प्रभाव पड़ेगा। भाषा की कौन सी विशेषता इसे लचीला बनाती है? यानी परिवर्तनशीलता। नेक्स्ट है, भाषा का प्रयोग किसके बिना संभव नहीं है? तो वो है समाज के बिना भाषा का विकास संभव नहीं है। भाषा का कौन सा रूप सबसे अधिक उपयोग में है? आंसर होगा मौखिक। नेक्स्ट है, भाषा के माध्यम से क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान होता है। भाषा का कौन सा प्रकार सबसे अधिक औपचारिक है? लिखित भाषा। भाषा किसका आधार है? शिक्षा का। भाषा का संबंध किससे नहीं है? केवल शरीर से। भाषा का महत्व क्यों है? क्योंकि यह समाज को जोड़ती है। तो यहाँ हमने टॉप 55 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि कई बार इसमें से सीधे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको टेट सीटेट में भी मिले हैं, एसआई वगैरह के जो एग्ज़ाम देते हो उसमें भी मिले हैं। उसके बावजूद अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है वर्ड का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट करना ना भूलें। आइए करते हैं वर्ड की शुरुआत। वर्ड क्या है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी उसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ड यानी ध्वनि का सबसे छोटा भाग जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो हमारे वर्ड कहलाएंगे। उदाहरण के लिए क, ग, आ आदि। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः, यानी आप लोग देखोगे जैसे लिखने का जो क्रम है अ से ज्ञान तक, A to Z तक, वही हमारा वर्णमाला कहलाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में जो मुख्यतः स्वर हैं वो कितने होते हैं? 11, और व्यंजन हैं वो होते हैं कितने? 33। आइए पढ़ते हैं इनके टाइप्स। वर्ड के प्रकार, यानी जिन इसमें हमारे जो वर्ड हैं स्वर, जिन वर्डों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी इसमें का जो उच्चारण करते समय पे जो वायु है वो स्वतंत्र रूप से बिना स्वर तंत्रियों के टकराए बिना बाहर निकलती है। जैसे अ से लेकर के बड़ा ओ तक जितने भी हैं हमारे सभी स्वर होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वर के भेद दिए हुए हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं स्वर, स्वर के भी प्रकार होते हैं। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, इसका मतलब होता है सबसे शॉर्ट, यानी छोटे वाले स्वर। छोटे वाले स्वर हैं उसमें सबसे कम समय लगता है उच्चारण करते समय पे, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। ऋषि है वो आपको कई जगह पे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा स्वर है जो हमारा स्वरों की श्रेणी में नहीं आता। तो किसी किसी जगह पे कहीं कहीं आपको ऋषि इस रूप में देखने को भी मिलेगा कि इस स्वर की श्रेणी में नहीं है, लेकिन कई किंवदंतियों के साथ में ये चलता जुड़ा चला आ रहा है, इसलिए हम इसे स्वर कह लेते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हैं इनको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय उच्चारण करते समय पे लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सभी हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनको उच्चारण करते समय पे इनका जो समय है वो अन्य की अपेक्षा 3 गुना लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, ओम की जो ध्वनि है उसमें उच्चारण करते समय पे लगभग 3 गुना समय लगता है, यानी इसमें 3 मात्राओं का संयुक्त होता है, संयोजन। आइए पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? कंसोनेंट। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी व्यंजन है वो बिना किसी सहायता के कंप्लीट नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए ख, ग, घ, ज, झ आदि, ये सभी व्यंजन होते हैं। अब पढ़ते हैं व्यंजन के टाइप्स कितने होते हैं। व्यंजन जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय पे हमारी जो टंग है, लिप्स हैं, इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे से टच हो रहे होंगे। जैसे कवर, चौवर, टॉवर,
तवर, पवर, ये सभी कहीं ना कहीं उच्चारण करते समय पे जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कहीं दांत से जीभ टच हो रही है, कहीं हमारी तालू से जो हमारी टंग है वो टच होती है, कहीं लिप्स आपस में एक दूसरे से टच होते हैं, कहीं हमारे टीथ है वो टच हो रहे हैं, तो इस तरीके से इनका उच्चारण करते समय पर टच दिखेगा। अंतःस्थत व्यंजन क्या है? अंतःस्थत व्यंजन का मतलब होता है ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय पे जो वायु है वो क्या होती है, ऐसा लगता है जैसे अंतर आकर के रुकावट के बीच में फंस रही हो। य, र, ल, व, ये हमारे स्वर व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी ये तो ना तो पूरी तरीके से स्वर है ना पूरी तरीके से व्यंजन है, इनको मिडिल रूप में रखा गया है, बीच के हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वो व्यंजन आते हैं जिनको उच्चारण करते समय पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा लगती है, यानी वायु बहुत ज़्यादा घर्षण के साथ में बाहर निकलती है। संयुक्त व्यंजन, ये दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, जैसे छत्री है क प्लस स से मिलकर के बना हुआ है, त्र है त प्लस र से मिलकर के बना हुआ है, ज्ञा है ये पंचम अर्थ ज और ज से मिलकर के बना हुआ है। विशेष वर्ड, विशेष वर्ड क्या है? जैसे अनुस्वार, अनुस्वार में जैसे अंकी बिंदी, इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से होता है, यानी नाक के माध्यम से इसकी ध्वनि निकलती है, नाक से हवा निकलती है, उच्चारण होता है, जैसे स, कम आदि। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक ये हमारी हिंदी भाषा की ध्वनि नहीं है, ये आगत ध्वनि है, किसी अन्य भाषा से आई हुई है, लेकिन इसे ज्यों का त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया गया है ना। तो इसका जो उच्चारण ध्वनि है वो नासिका से होती है, जैसे कॉलेज है, डॉक्टर है, चांद है, इस तरीके से लगाया जाता है। विसर्ग क्या है? विसर्ग है ये दो हलन क्या बोलते हैं आपकी बिंदी विसर्ग की तरीके से लगाई जाती हैं, और इनका जो उच्चारण होता है वो ह के रूप में होता है और हल्की सांस के साथ उच्चारण होता है, जैसे दुख। वर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, तो आइए जानते हैं ये वन लाइनर्स के तौर पे बहुत छोटे छोटे शब्दों में। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों के समूह को। स्वर क्या है? स्वर तंत्र। व्यंजन क्या है? स्वर पर निर्भर। हिंदी में कुल वर्ड लगभग 52 माने जाते हैं, है ना। ये हमारी कुछ MCQs आए हैं जो होने वाले हैं एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट। वर्ड किसे कहते हैं? तो आइए, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड है हमारी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी वर्ड ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिससे बांटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, वर्ड के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड के समूह को कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला के मुख्य भाग हैं। हिंदी वर्णमाला के जो मुख्य भाग होंगे वो होंगे स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता नहीं होती उसे हम व्यंजन कहते हैं। अभी हमारे इसमें बीच बीच में आपको कभी कभी वन लाइनर के रूप में मिलेंगे, बाद बाकी हम 55 क्वेश्चन लगभग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। निम्न में कौन सा स्वर है? तो स्वर होगा हमारा अ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन है? तो व्यंजन होने वाला है हमारा क। ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर मतलब छोटा वाला स्वर, तो छोटा स्वर होगा हमारा अ। दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर होने वाला है हमारा बड़ा अ, यानी बड़े स्वर। प्लुप्त स्वर क्या है? ओम। नेक्स्ट है हमारे वन लाइनर्स फिर से दिए हुए बीच में। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। क किस वर्ग में आता है? क वर्ग में। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, स, ह। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है क्षत्रिय, जो क प्लस स से मिलकर के बना हुआ है षटकोण से। अनुस्वार क्या है? यानी अंकी बिंदी। अनुनासिका क्या है? चंद्र। विसर्ग क्या है? दुबिंदी, यानी ह के रूप में उच्चारण। चांद में कौन सा वर्ड होता है? अनुनासिक। दुख में कौन सा चिन्ह होता है? विसर्ग। किस वर्ग में कौन से वर्ड आते हैं? ड वर्ग। जो ड़ वर्ग है वो किस वर्ग में आता है? क वर्ग में, और पंचम वर्ग होता है ये। ऐसे यह जो वर्ग है वो किस वर्ग में आएगा? च वर्ग में, और ये सभी जितने भी वर्ग आने वाले हैं सभी पंचम वर्ग के नाम से होते हैं। ये ऋ वर्ग है वो किस में आएगा? ये हमारा ट वर्ग में आएगा। न किस वर्ग में आएगा? त वर्ग में आएगा। म किस वर्ग में आएगा? प वर्ग में आएगा। यानी वर्ग का मतलब है कौन सी वाली लाइन में आने वाले हैं। और जो भी मैं पंचम वर्ग जो बोल रही हूँ, पंचम वर्ग का मतलब होता है इनका जो स्थान है वो पंचम होगा इस लाइन के अंतर्गत। स्वर के कितने भेद माने जाते हैं? 11। व्यंजन के 33।
कुल वर्ड कितने माने जाते हैं? 52। ए कौन सा स्वर है? ए हमारा दीर्घ स्वर है। ई कौन सा स्वर है? ई हमारा ह्रस्व स्वर है। स्पर्श व्यंजन का क्या अर्थ है? स्पर्श व्यंजन का मतलब है उच्चारण में अंगों का स्पर्श, यानी टंग है, टीथ है, लिप्स है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच होते हैं। वायु है वो हमारी कहीं ना कहीं घर्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं टच होकर के निकलती है, जैसे गले के माध्यम से हो सकती है, नासिकस के माध्यम से हो सकती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संकेत में कौन सा चिन्ह होता है? अनुस्वार। हंसी में कौन सा चिन्ह होता है? अनुनासिक। क का कैसे उच्चारण होता है? क का कैसे उच्चारण होगा? इस यानी स्वर की सहायता से। व्यंजन का उच्चारण किस पर निर्भर है? व्यंजन का उच्चारण स्वर पर निर्भर है। वर्णमाला किसका समूह है? वर्ड का। ओ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। ऋषि किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर। किस प्रकार का स्वर, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ स्वर। वर्णमाला का पहला वर्ड कौन सा है? यानी अ। वर्णमाला का अंतिम वर्ड क्या है? ह। श किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। किस प्रकार का र किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। घ किस प्रकार का व्यंजन है? क वर्ग का व्यंजन। भ किस वर्ग का व्यंजन है? प वर्ग का। भाषा की इकाई क्या है? वर्ड। छ क्या है? संयुक्त व्यंजन। ह किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ल किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। फ किस वर्ग में आता है? प वर्ग में। ठ किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में। ज किस वर्ग में आता है? च वर्ग में। तो यहाँ तक हमारे टोटल हुए 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन हमने किए थे भाषा के और 55 क्वेश्चन किए हमने वर्ड के, और इसमें बीच बीच में कई हमारे वन लाइनर्स भी हुए हैं। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमें कंफ्यूज करने वाले जो होते हैं वो हमने वर्ड वाले जितने भी पढ़े हैं, जैसे प वर्ग, ट वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये जो है तो देखने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड क्लासेस की हैं। यही जब एग्ज़ाम्स में आती हैं तो कई बार हम लोग काफ़ी मिस्टेकें कर जाते हैं, क्योंकि छोटे लेवल की होती है तो हम उसको पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, और भी आपको आगे इस तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।